दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक बार योगेंद्र टाइम्स प्लेटफॉर्म पे। मैं योगेंद्र तिवारी आज चर्चा करूंगा एस्ट्रोनॉमी के बचे हुए पार्ट पर। दोस्तों पिछले सेशन में हमने चर्चा की थी कि किस तरीके से ग्रहों, उपग्रहों, नक्षत्रों, तारामंडलों, इन सब पिंडों का फॉर्मेशन हुआ। हमने वहाँ पे पढ़ा था बिग बैंग थ्योरी, हमने वहाँ पे अन्य चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। साथ ही साथ उसके बाद हमने अगला सेशन अक्षांश और देशांतर से संबंधित किया था, परंतु वहाँ पे एक पार्ट हमारा एस्ट्रोनॉमी का ही बच रहा था, वो है सूर्य। तो आज हम जानेंगे सूर्य के बारे में, बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। दोस्तों देखिए, सूर्य को कुछ पार्ट्स में बांट कर हम पढ़ते हैं। जैसे जो सबसे उसका मेन एरिया है उसे हम बोलते हैं कोर। कोर अर्थात बीच का क्षेत्र। ये क्या होता है, इसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है। तो एक बार हम फिगर इसका ड्रा कर लेते हैं, उसके बाद आपको उससे संबंधित फैक्ट्स के बारे में बताते हैं। ठीक, तो कोर एरिया के बाद आता है हमारा विकिरण क्षेत्र। विकिरण क्षेत्र के बाद आता है दोस्तों संवहनीय क्षेत्र। संवहनीय क्षेत्र के बाद दोस्तों वह क्षेत्र आता है जो हमें दिखाई देता है, जिसे कहते हैं प्रकाश मंडल। ठीक है, ये आपका हो गया संवहनीय क्षेत्र, विकिरण क्षेत्र। ध्यान से रखिएगा, कुछ इसमें बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है कि आपको याद नहीं होगा, आराम से याद हो जाएगा। चूंकि है क्या, मेन प्रकाश से यहीं पर रिफ्लेक्शन होता है, इसलिए उसको विकिरण क्षेत्र बोलते हैं। ये संवहनीय क्षेत्र है। संवहनीय क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहाँ पर तरंगे पाई जाती, तरंगे चलती हैं। इसको आप थोड़ा सा याद रखिएगा, संवहनीय क्षेत्र ये हो गया। एक ऐसा पार्ट होता है जो हमें दिखाई देता है, जिसको हम बाहर से देखते हैं, सूर्य चमकता हुआ जिसे हम कहते हैं ना, दिखाई दे रहा है, तो ये भैया बाहर का भाग होता है। इसे बोलते हैं प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर। क्या बोलते हैं भैया? प्रकाश मंडल। ठीक है, तो अभी तक आपको आसानी से समझ में आया होगा। एक कोर वाला पार्ट हो गया मुख्य एरिया, एक दूसरा उसके बगल वाला पार्ट हो गया विकिरण क्षेत्र, और तीसरा भाग इसका हो गया संवहनीय क्षेत्र, और चौथा भाग हो गया प्रकाश मंडल। और इसी के किनारे किनारे हमें कुछ पार्ट्स कभी कभी दिखाई देते हैं ग्रहण वगैरह के समय। इसी बेसिकली वो सौर मंडल के प्रकाश मंडल का ही एक पार्ट होता है, जिसे हम बोलते हैं कोरोना। क्या बोलते हैं दोस्तों? कोरोना। ठीक है, ये हो गया। अब होता क्या है, इसी प्रकाश मंडल में कभी कभी कुछ धब्बे हमें प्राप्त होते हैं, कुछ धब्बे दिखाई देते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं सौर कलंक। क्या बोलते हैं? सौर कलंक या सौर धब्बे। फिगर को ध्यान से देखिएगा, एक ही वीडियो में पूरा सूर्य के बारे में आप समझने वाले हैं। ये देखिए, यहाँ से सारे पॉइंट्स ये पूछे गए हैं। जैसे हमें 1000 बार इस प्रश्न को 1000 तरीके से बना के उसने पूछा विभिन्न परीक्षाओं में, कि जो सूर्य का भाग हमें दिखाई देता है उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल। सूर्य ग्रहण के समय हमें जो भाग दिखाई देता है उसे कोरोना या किरीट बोलते हैं। इसका एक नाम और होता है किरीट। इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो फिगर आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए होता क्या है। सबसे पहले जो मेन एरिया है कोर, इसके बारे में जानते हैं। इसका टेम्परेचर दोस्तों 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। इसको याद रखिएगा, 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है मुख्य भाग का। इसीलिए मुख्य भाग क्या बोले कि अभी तक कोई प्रकाश मंडल तक भी मिशन इस तरीके का नहीं पहुंच सका है। हाल फिलहाल में बहरहाल ऐसे कुछ प्रयास किए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट्स अभी फाइनल आनी बाकी है। देखिए, प्रकाश मंडल का जो हमारे टेम्परेचर होता है वह होता है 5500 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस होता है, और यही पार्ट हमें क्या होता है? दिखाई देता है। परंतु जब कोई विशेष स्थिति बनती है, अर्थात ग्रहण आदि के समय, तो सूर्य का हमें किनारे वाला एक छल्ला दिखाई देता है, जिसे सोलर रिंग या कोरोना या किरीट कहते हैं। इसको ध्यान में थोड़ा सा रखिएगा। तो आगे हमने बताया कि कुछ इसी प्रकाश मंडल वाले क्षेत्र में धब्बे पाए जाते हैं, जिन्हें सौर कलंक या सौर धब्बे के नाम से जाना जाता है। तो आगे दोस्तों हम जानेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जो सूर्य से संबंधित लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे। फैक्ट सबसे पहले उसमें जानेंगे कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में
8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। ये आपसे पूछा जाता है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 8 मिनट 16 सेकंड का टाइम लगता है। ठीक है। दूसरा फैक्ट यह है दोस्तों कि सूर्य का जो आकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, किसी चीज को अपनी तरफ आकर्षित करने का जो बल है वह पृथ्वी से 28 गुना अधिक है। पृथ्वी से क्या है? 28 गुना अधिक है। अर्थात पृथ्वी किसी चीज को जितनी तेजी से अपनी तरफ खींचेगी उससे 28 गुना अधिक तेजी से क्या है? सूर्य खींचेगा। तो एक बात और बनती है कि सूर्य का मोशन क्या है? तो सूर्य का मोशन ठीक वही है जिस तरीके से ग्रहों की स्थिति पाई जाती है। सूर्य कैसे मोशन करता है? पश्चिम से पूर्व की तरफ। इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, पश्चिम से पूर्व की तरफ, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, ये मोशन करता है, इसका इतना आकर्षण बल है। अब देखिए एक स्थिति और आती है सूर्य से संबंधित। वह स्थिति यह है कि एक डेट आती है 3 जनवरी की। कौन सी डेट आती है? 3 जनवरी। 3 जनवरी हमारे पृथ्वी की गतियां जब पढ़ेंगे तो उसमें इसके इम्पैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। बहरहाल मैं आपको बताते चलता हूं। 3 जनवरी वह डेट होती है, प्रत्येक वर्ष आती है, जब सूर्य पृथ्वी के सबसे करीब होता है। सूर्य क्या होता है? पृथ्वी के सबसे करीब होता है। इस समय लगभग 147 करोड़ किलोमीटर के आसपास जो है ये डिस्टेंस होती है, 147। ठीक। जबकि एक डेट वर्ष में ऐसी आती है 4 जुलाई। कब आती है? 4 जुलाई, जब ये डिस्टेंस बढ़ जाती है, लगभग 157 के आसपास हो जाती है। ठीक। तो आपसे पूछता है कि जब सूर्य सबसे करीब होता है पृथ्वी के तो उसे क्या बोलते हैं? उपसौर बोलते हैं। उपसौर या पेरिहेलियन, इसको देखिएगा। ठीक है, उपसौर या पेरिहेलियन। जबकि सूर्य जब सबसे दूर होता है 4 जुलाई को तो उसे एपिहेलियन बोलते हैं या अपसौर बोला जाता है। अपसौर मतलब दूर। सूर्य कहाँ है? दूर है। सूर्य और पृथ्वी के बीच मैक्सिमम डिस्टेंस है। जबकि उपसौर में क्या होता है? ऊपर आ जाता है सूर्य, और सूर्य और पृथ्वी के बीच में मिनिमम डिस्टेंस होती है। देखिए दोस्तों होता क्या है, जब मिनिमम डिस्टेंस होगी तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर ज़्यादा पड़ेगा, जबकि जब मैक्सिमम डिस्टेंस अर्थात 4 जुलाई की तारीख होगी तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कम पड़ेगा। इसके अनुसार आप देखेंगे रोटेशन ऑफ अर्थ में थोड़ा सा मौसम पर भी इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसको वहाँ हम जानेंगे। थोड़ा सा ये भी एक बार आपको रिकॉल करवाना चाहेंगे। 2 तरीके की थ्योरीज दी गई हैं। हमारे 2 बड़े भूगोलवेत्ता रहे हैं जिनका नाम हमेशा चर्चा में रहता है। एक तो टॉलमी और दूसरे कॉपरनिकस। एक टॉलमी है, दूसरे कॉपरनिकस है। ठीक। टॉलमी ने कहा कि हमारे सौर मंडल में पृथ्वी केंद्र में है। कौन केंद्र में है? पृथ्वी केंद्र में है, और इसके चारों तरफ सभी लोग क्या हैं? सभी सूर्य समेत अन्य ग्रह चक्कर काट रहे हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो टॉलमी के सिद्धांत को कहा जाता है भू केंद्रित सिद्धांत। क्या कहा जाता है? भू केंद्रित सिद्धांत कहा जाता है। इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। भू केंद्रित सिद्धांत। भू मतलब पृथ्वी, केंद्रित मतलब सेंट्रलाइज। पृथ्वी को केंद्र में करके इन्होंने सिद्धांत दिया टॉलमी महोदय ने, इसीलिए इसको जियोसेंट्रिक या भू केंद्रित सिद्धांत कहा जाता है। जबकि कॉपरनिकस ने बताया कि हमारा सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है एवं पृथ्वी समेत अन्य ग्रह क्या करते हैं और उपग्रह इसका चक्कर काटते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 चीज़ें महत्वपूर्ण थी। एक चीज़ और मान लीजिए यहाँ पे आपसे कभी पूछ ले कि सौर कलंक, जैसा मैंने बताया सौर कलंक के बारे में, सौर कलंक को सबसे पहले दुनिया से जो परिचित करवाया था गैलीलियो ने करवाया था। गैलीलियो ने करवाया था, यूनान के थे। इनको आप जानते रहिए, यूनान अर्थात वर्तमान का ग्रीस। ठीक है ना। ये इतना पार्ट ऐसा था जो सूर्य से संबंधित है और प्रश्नों में लगातार पूछा जाता रहा है। एक चीज़ हमारे दिमाग में ये बनता है कि आखिर सूर्य की उम्र क्या होगी।
तारों की उम्र के बारे में हमारे दिमाग में कुछ आइडिया बनते हैं। देखिए, तारे जब मरते हैं तो उसके पीछे कुछ थ्योरीज दी गई हैं, जिनमें से हम सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की थ्योरी को आज थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, एस चंद्रशेखर, जिन्हें आप एस चंद्रशेखर नाम से जानते हैं, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि तारों की मृत्यु कैसे होती है। देखिएगा दोस्तों कि एस चंद्रशेखर ने बताया कि ये भारत के थे, भारतीय मूल के थे, बाद में इन्होंने अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर ली थी। एस चंद्रशेखर महोदय ने बताया कि अगर सूर्य, हमारा जो सूर्य है, इसके आकार को हम एक सोलर मास मान ले, कितना मान ले, एक सोलर मास ऐसे मान लेते हैं, क्योंकि इसी समय दूसरे चीज़ों की तुलना करनी है। तो सूर्य से जो 1.44 सोलर मास का होगा, अर्थात क्या होगा, 0.44 सोलर मास अधिक बड़ा होगा, वो तारा अंत में जब मरेगा, मरने का मतलब क्या होगा, जैसे हम जब अपने सूर्य को देखते हैं, सूर्य बना किससे है, इसको मान लीजिए हम आपको बताएं, तो सूर्य के बनने के क्रम में हम देखते हैं दो चीज़ें मुख्यतः हैं, एक तो हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम। लगभग 26.5% के आसपास ये है और लगभग 75% के आसपास ये है। बाकी जो बचेगा वो अन्य चीज़ों के, अन्य गैसेस के मिश्रण है। और सूर्य का जो प्रकाश उत्पन्न होता है, इसी के माध्यम से किस में कन्वर्ट होता है, वो नाभिकीय संलयन विधि द्वारा। ये सब प्रश्न लगातार पूछे गए हैं, आप आंसर उठा के देखते रहिएगा। नाभिकीय संलयन विधि की हम कोशिश करते हैं एक दिन आपको क्वेश्चन करवाएं प्रीवियस ईयर के, तब आप देखेंगे। नाभिकीय संलयन विधि से सूर्य प्रकाश उत्पन्न करता है और इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन 75%, हीलियम इसमें पाया जाता है 26%, इसको याद रखिएगा। तो इन्होंने कहा, एस सुब्रमण्यम साहब ने ये बताया, इन्होंने ये बताया कि 1.44 सोलर मास से जो भी अधिक आकार के तारे होंगे, ये जब इनकी मृत्यु होगी, जब अंतिम अवस्था में पहुंचेंगे, तो क्या बनेंगे, ब्लैक होल बनेंगे। क्या बनेंगे भैया, ब्लैक होल। अब ब्लैक होल का कदाप या सही है नहीं, कोई एक होल हो जा रहा है, ठीक है ना, होल नहीं हो जा रहा है, ये पिंड अंत में सिकुड़ जाते हैं, ये तारे क्या सिकुड़ जाते हैं अंत में, चूँकि इनमें ऊर्जा रह ही नहीं जाती है, इनके सभी जो है ऊर्जा के स्रोत खत्म हो गए होते हैं। तो ब्लैक होल एक ऐसा पिंड होता है, इसी तारे का वह भाग होता है जो अन्य आकाशीय पिंडों को अपनी तरफ तेजी से गुरुत्वाकर्षण बल के माध्यम से आकर्षित कर लेता है। यहाँ तक कि ब्लैक होल में अगर कोई इस तरीके के ब्लैक होल की सिचुएशन बने जो पृथ्वी को अपने पास खींच सके, तो पूरी पृथ्वी को क्या है, अपने में समा सकता है। ठीक, तो याद रखिएगा, ब्लैक होल कोई छिद्र ना होकर एक तारे का बचा हुआ भाग है जो चीज़ों को अपनी तरफ तेजी के साथ आकर्षित करता है। हम बात कर रहे थे कि तारों की आयु कितनी होती है। देखिएगा, तारों की आयु की जब बात होती है तो लगभग जो अभी तक शोध हुए हैं उनके माध्यम से बात आई है सामने कि 10 अरब वर्ष के आसपास ही तारों की आयु होती है। अर्थात अगर हम अपने सूर्य की बात करें तो हमारा सूर्य जो मैक्सिमम है, उसकी एज लिमिट है एक अनुमान के मुताबिक, वो क्या होगी, 10 अरब वर्ष होगी। तो ठीक इसी तरीके से है जैसे कि मनुष्य की मान लीजिए हम 100 वर्ष कर दें, तो ये भी हमने देखा कि 100 वर्ष से ज़्यादा भी लोग जीते हैं। तो उसी तरीके से इन्होंने माना है कि 10 अरब वर्ष ये मैक्सिमम जिएगा। अब एक सवाल ये भी बनता है कि वर्तमान में इसकी उम्र क्या है। वर्तमान में इसकी 4.7 अरब वर्ष है, मतलब अभी सूर्य क्या है, बहुत दिनों तक रहेगा। कुछ स्रोत आपको यही लगभग में 5 अरब वर्ष भी लिख देते हैं। ठीक है, तो 4.7 अरब वर्ष है, मैक्सिमम कितना जिएगा, 10 अरब वर्ष, मतलब भी लगभग 5 अरब वर्ष से ज़्यादा है, 5.3 बिलियन ईयर। ठीक है, इतना बचा हुआ है। तो सूर्य से संबंधित ये महत्वपूर्ण तथ्य थे। अपने नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलते हैं दोबारा, बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।